बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, Gautam Adani, founder of Adani Group, Niyaman Shah, founder of MCB, Richard Branson, co-founder of Virgin Group। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक और चीज जो इन सब में कॉमन है, ये अपने आप को उस ट्रैप में डलने से बचा चुके हैं। इस ट्रैप में आजकल हर कोई अपने आप को प्राउडली घुसा देता है और दूसरी तरफ वो आप जो शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे होगे और 90% अटेंडेंस पूरी करने की तगड़ों में लगे हुए होगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर एक रूल को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद आप एक बड़ा सा घर लोगे, गाड़ी लोगे, नौकर चाकर होंगे और हर वो लग्जरी जो आप एंजॉय करना चाहते हैं वो आप करोगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 14 से 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट फिर आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा। ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, कितनी जगहों पे जॉब के लिए अपना सीवी लेके जाते हो, मगर एक बात जो आपको कहकर टाल दिया जाता है, दैट यू आर अ फ्रेशर। और अगर आपको कोई जॉब ऑफर की भी जाती है तो 30 to 35K के दरमियान ही, या मैक्सिमम बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी तो इन पाकिस्तान आपको 70,000 या 50,000 की मिलेगी। और विद इन दिस बजट आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक घर का राशन पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो उन लोगों की कहानी है जिनका कुछ लक चल जाता है, उनके पास जॉब्स आ जाती हैं, मगर मोस्टली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों के साथ तो ये होता है कि उन्हें किसी न किसी चीज के बहाने रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसके नतीजे में आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो, खुद को एक अकेले कमरे में बंद कर लेते हो और फिर रो रो के खुदा से ये दुआएं मांगते हो कि बस एक दफा कोई नौकरी मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और फिर आखिरकार आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आपकी तो मजबूरी है, आपने इतनी एजुकेशन ली इसलिए कि आपने नौकरी करनी, तो आप ना चाहते हुए भी वो जॉब जरूर करते हो। इतनी सैलरी तो होती नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महंगाई के दौर में 30, 35, 50, 70 ये सैलरी कोई सैलरी नहीं होती। इस सैलरी से ना ही आप जमा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके घर का राशन पूरा हो रहा होता है, हैंड टू माउथ आप जिंदगी गुजार रहे होते हो। और फिर एक और पंगा पड़ता है, घर बनाने के लिए आप लेते हैं होम लोन और इसी के दरमियान आपके पास एक और टारगेट आता है कि अब घर अपना बना रहा हूं तो उसके साथ एक और गाड़ी भी होनी चाहिए, तो आप गाड़ी लेने के लिए भी उठा लेते हैं कार लोन। अब जाने नहीं सही और आपने खुद को चारों तरफ से जमीरों में बांध दिया है। फिर आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि अगर मुझे मेरे बॉस ने मुझसे नाराज होकर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा, कार लोन की किस्त कैसे दूंगा, घर के लोन की किस्त कहां से दूंगा, बिजली के बिल्स कहां से प्रोवाइड करूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने तमाम पर ख्वाबों को कुचलने लगते हो। सुबह सवेरे एक रोबोट की तरह उठते हो, तैयार होते हो, नाश्ता करते हो और काम पे चले जाते हो। 5 बजे छुट्टी होती है, घंटी बजती है, आप वापस आते हो। वापस आकर आप उस काम से इतना फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हो कि आप ना अपने घर वालों को बेहतर टाइम दे सकते हो, ना ही कुछ हो, और इसी तरह आपका लाइफ साइकिल चलता रहता है। और फिर एक दिन आता है कि आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और यही आपकी पूरी दुनिया बन जाती है और फिर काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको लगेगा कि मैं शायद अनलकी था, इसलिए लाइफ में मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की थी, डिग्री ली थी, जॉब्स के लिए भागा था और जब जॉब मिल गई थी तो उसके लिए 9 to 5 जाता भी था, पर इन तमाम पर नाकामियों के पीछे आपकी अनलकीनेस नहीं है, इसकी सच्चाई कुछ और है जिसे आज तक हम सबसे छुपा कर रखा गया है। जिस एजुकेशन को हम सब बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था कि हम लोग फेल हो सकें, और इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था कि आप और मैं एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सकें। अब आपको लग रहा होगा कि ये वैसे कुछ भी तकरीर कर रहा है, लेकिन मेरा आपसे वादा है, मुझे सिर्फ चंद मिनट दीजिए, फिर आपको ये पूरा का पूरा जाल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। साल होता है 1806, नेपोलियन की आर्मी और पर्शिया की आर्मी के बीच एक जंग होती है। इस जंग में पर्शिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी जंग हार जाती है। अब पर्शियन लीडर्स को एक बात समझ में नहीं आती
कि उनके पास इतनी अच्छी और बेस्ट आर्मी थी, फिर भी वो हार कैसे गए। और बहुत सोच विचार करने के बाद उनके माहिरीन को समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, मगर जंग के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के आर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रही थी। और उसके बरक्स नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। इस हार का नतीजा ये होता है कि पर्शिया को अपना आधा इलाका नेपोलियन के हवाले करना पड़ता है और साथ ही साथ एक अमन का मुआहदा भी साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। पर यहां पर एक सवाल यह है कि आखिरकार वो ये सब करेंगे कैसे। बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करने लग जाते हैं। अब सवाल यह है कि कैसा सिस्टम। ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम कि जिसके जरिए उनके सोल्जर सिर्फ उतना ही करें जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद के बारे में सोचने के कैपेबल नहीं है, जिन्हें सही और गलत का पता नहीं है, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे सच मान लें। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपल्सरी कर दिया जाता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आने वाली जनरेशन को एक ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन में उन्हें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है, इतना ही समझाया जाता है जिसमें वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। और पर्शियन लीडर ने जैसा एजुकेशन सिस्टम प्लान किया था, यह सिस्टम उन्हें वैसे ही रिजल्ट्स दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज भी थी जो इस दुनिया में तेजी से फैल रही थी। गेस कीजिए कि वो क्या थी। 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रहा होता है। उस वक्त तक लोग खेती बाड़ी करके या अपने हाथों से कुछ चीजें बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, मगर अब दुनिया में मशीनों का राज शुरू होने वाला था। जितने प्रोडक्ट्स एक इंसान एक महीने में बनाता था, वहां ही एक मशीन उतने ही प्रोडक्ट एक दिन में तैयार कर देती थी। मगर वहां पर एक मसला था, और वो मसला क्या था? मसला सिर्फ ये था कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी थी। अब ये मसला इस वजह से था कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, अपने हाथों से चीजें बना रहे थे, छोटे मोटे और बिजनेसेस कर रहे थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रहे थे। अब इन तमाम हालात में कोई अपना काम छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में क्यों कर नौकरी करने जाएगा? और अब सवाल यह था कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। वेल, पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स की वजह से ऊपर बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और मुख्तलिफ कंट्रीज इसी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए अपना एजुकेशन सिस्टम का मॉडल बनाना शुरू कर देते। मैंने पहले आपको बताया कि पर्शियन एजुकेशन सिस्टम जब बनाया गया तो उसकी नीश ये थी कि एक इंसान उसे ऐसी तालीम दी जाए जो सिर्फ और सिर्फ उतना काम करे या उतनी कमांड ले जितना उसे उसका सुपीरियर कहे और वो उसे फॉलो करे। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस था। इस दफा सोल पर्पस ये होता है कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन द फैक्ट्री। जो लोग अब तक फार्मिंग करके या कुछ चीजें बनाकर पैसे कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि ये काम जो मेरे अबाव अजदाद कर रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है और बहुत बोरिंग है, और उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही टूल रह जाता है और वो था लेबर इन द फैक्ट्री। और इसी तरह लेबर्स की जो कमी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो जाती है। उस वक्त हमारा मुल्क ब्रिटिशर्स का गुलाम था, पर यह मसला अंग्रेजों के सामने भी था। उन्हें मसला यह था कि वो तादाद में बहुत कम थे और इतनी ज्यादा आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराना इंडिया जो मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया पर मुश्तमिल है, ये बहुत बड़ा इलाका था।
और उनकी बहुत सारी आबादी थी और इसे कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल काम हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बैगिंगटन मकाउले, जिसके बारे में क्या पता आपने कोई किस्सा कहानी सुन रखी हो, लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के तहत पास कर देता है। और एक बार फिर ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है, इसका मॉड्यूल भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट नहीं होता। और इस बार क्या होता है, लोग तो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स तो हमारा भला चाह रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था, मैं आपको मकाउले के अल्फाज में बताता हूं। वो कहता है कि इंग्लिश विल क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्संस Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह पर इंडियंस काम कर रहे होते हैं और ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके, इंडियंस को ही गुलाम बनाकर इंडियंस पर ही राज कर रहे होते हैं। ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया गया था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स का रूल मानना अपनी ड्यूटी समझने लगे थे। इसलिए इकबाल ने वो शेर कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दैट उस टाइम पे इंसानों की डिग्निटी बिल्कुल जा चुकी थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया, किस तरह एक कौम का इस्तेमाल करके उसी कौम पर हुक्मरानी करता रहा। और आपके दिमाग में ये भी होगा, अब तो 80 साल होने वाले हैं आजादी को, अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपनी इसी सोच पर हंसी आएगी। आपके और मेरे पैदा होने से पहले या हमारे पैदा होने के बाद हमारे पेरेंट्स के दिमाग में, आपको पता है कि सबसे पहला ख्याल क्या आता है? वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज के दौर में हमारे मुल्क में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनते जा रहे हैं। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है, ये बात बताकर ही हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली आपका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे का एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो स्कूल बना देगा, मुझे सिर्फ मंथली फी पे करनी है। अब एक बच्चा जब पहली दफा स्कूल जाता है तो फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरा हुआ माइंड लेकर जाता है। एक ऐसा माइंड लेकर जाता है जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होते, एक ऐसे माइंड के साथ कि अगर उसे सही से ट्रेन किया जाता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर तब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं के बारे में पढ़ते हो। और अब अगर आपने उसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोचा या कुछ और पढ़ा तो आप अपने स्टडीज को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते और आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है और फिर नतीजतन आपको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन क्या तब आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ये स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमीज हमारे बच्चे को आखिर सिखा क्या रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है या उसे समझ में भी आ रहा है या सिर्फ एक बोझ उस पर लगा हुआ है? नहीं, पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हमारे बच्चे को एजुकेशन दी जा रही है, उन्हें एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है, उनका फ्यूचर सिक्योर किया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, इस पूरे स्कूल और कॉलेज की लाइफ के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकले तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो कि किसी न किसी तरीके से कोई जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे अल्फाज में कहूं तो कोई मुझे अपने हाथ काम पर रख ले। आपके पूरे स्कूल और कॉलेज की लाइफ के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि ये सिस्टम आपको कभी भी फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का गोल ये था कि इंडस्ट्री को एक बहुत बेहतर और अफोर्डेबल वर्कर प्रोवाइड किया जाए। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करना जानता हो, जो पूरे महीने दिन रात मशीन की तरह काम कर सके, सिर्फ इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिल जाए, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना। ऐसे विक्टिम्स के लिए मैंने एक टर्म बनाई है, लीगल प्रोस्टिट्यूट। कोई भी नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो,
आप मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आपके पास पैसा हो या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। इसलिए जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका क्या फायदा होगा। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो उनके ऑर्डर्स फॉलो कौन करेगा। उससे यह भी होगा कि आप हर चीज के बारे में सवाल करोगे, आप गलत चीजों के बारे में आवाज उठाओगे। लेकिन आप कभी भी इस ट्रैप को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तो उस वक्त आपकी ये एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस स्टेज तक पहुंचते हो कि आप कुछ सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। या तो इस सिस्टम को 15-20 साल से फॉलो करते करते आप इस तरह से ट्रेन हो चुके होते हो कि आप इसी चीज को सही समझने लगते हो, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आप पर कई ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आप इस चेन से बाहर नहीं निकल सकते। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस में दिए, उन तमाम एफर्ट्स और पैसे के बदले में आप सिर्फ एक 30 या 40 हजार रुपए की नौकरी की पास में लग जाते हैं। आप जानते हैं कि आज हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। आज हमारे मुल्क में तकरीबन 40% 25 साल से कम उम्र के नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं। उनके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारे मुल्क में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी है। अब इन सब बातों का सोल्यूशन क्या है। क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? आज करोड़ों लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो मैं आकर बोलने लग जाऊं कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं, तो फिर आप अभी तक मेरे मतलब को समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए, और लोग बिना कोई सवाल पूछे उसे चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस एक सिंपल सा सवाल उठाने की जरूरत है, दैट हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई। और इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस दुनिया को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, पर आज की सिचुएशन क्या है। आज कोई अजम्पशन नहीं है, आज सिर्फ डाइल्यूशन है, गोल्स प्रीसेट नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, कुछ फाइनल नहीं है। बच्चे ने बैचलर्स कर लिया, कोई ऐसा डिप्लोमा लेगा या कुछ भी करेगा, बाहर चला जाएगा। विद इन द कंट्री जॉब नहीं मिल सकती, तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके पढ़ने का क्या फायदा कि आपको फिर अगेन बाहर जाकर ही जॉब्स करनी है। या अगर कंट्री में जॉब मिलती भी है तो ड्यूटी टाइमिंग 15-15 घंटे होती है, और उसके बाद मंथ के बाद जब पे आपके हाथ में आती है तो वो सिर्फ 40 to 50K। तो मुझे बताएं, सेल्फ टाइम कहां पर है? क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जस्टिफाइड है? एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि आपको इखलाकियात सिखाए। आपको पैसा अर्न करना है तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स आपको खुद ढूंढनी चाहिए। आज के दौर में क्या मुश्किल है, एक फोन आपके पास हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, आपके पास कोई स्किल हो, तो आप उसे यूज करके अपने लिए एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि 9 to 5 जॉब करो, लेकिन डार्क रियलिटी ये है कि कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके बहुत से लोग गरीबी की हालत में मर गए, ना अपने ख्वाब पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कोई विरासत छोड़ के गए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। इस एजुकेशन से इंसान एक पेचेक टू पेचेक की लाइफ में अटक कर रह जाता है और इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा के अपने सुपीरियर के सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहे हैं, फिर वो काम पसंद हो या ना हो। अब हमारे सामने दो ऑप्शन हैं कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और जैसा चल रहा है वैसे चलने दें और अपने आने वाली नस्लों को भी इसी ट्रैप का हिस्सा बना दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीके हैं जिनसे हम अपनी मनचाही अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब हमें और ऐसे ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो और उनके पास कोई स्किल ना हो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हो तो एक तलंबा, एक डिग्री। अब वो टाइम गुजर चुका है कि एक छोटे से कोर्स के लिए आप एक कॉलेज को लाखों की फीस देते थे और अपनी जिंदगी के कीमती साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़ी स्किल भी आप कई कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, वो भी एक ऐसे पर्सन से
जो खुद उस स्किल का यूज करके कुछ बुरी चीज अचीव कर चुका है। यदि आपको ये मिसाल वियर्ड लगे, अगर एक टीचर एक होंडा मोटरसाइकिल पर आपको रोज पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो वो आपको ये पढ़ाने हरगिज नहीं आता कि आप बिल गेट्स कैसे बनेंगे। वो आपको बेसिक इखलाकियात देंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेजेस भी भेजें, लेकिन उनकी मार्कशीट को सर का दर्द ना बनाएं। उन्हें एक एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सेल्फ क्रिएटिविटी पर भी गौर करें, उन्हें बताएं कि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ ये मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, अपने वालिदैन को एक ड्रीम लाइफ देनी है और अपने बच्चों को एक बेहतरीन इनहेरिटेंस छोड़ के जानी है, तो काम वो करें जिसमें आपका दिल लगे। अब फैसला आपने लेना है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहां तक वीडियो देखी। अब मेरी आपसे ये दरखास्त है कि ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। दिस इज इस्लाम नवाज साइनिंग ऑफ। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।